आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आईएएस के अंदर सफल होने के लिए हमें कुछ अलग ढंग से काम करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। तो इसलिए ये प्रयास किया जा रहा है कि लोगों की हेल्प हो सके। जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करें, अपने लक्ष्य को पाएं। इसी सोच के तहत एक छोटी सी कोशिश है, ताकि जब सफलता मिले तो फिर लोग समाज की सेवा भी करते हैं। अपनी अपनी क्वालिटी के हिसाब से एक योगदान रहता है। हमें अपने पढ़ने के ढंग को ठीक करना पड़ेगा। 3 बातें पहले बताई गई थी। जैसे हम NCERT 10th क्लास की ज्योग्राफी की पढ़ते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जब हम जलोढ़ मृदा या एलुवियल सॉइल पढ़ते हैं तो हमारे जहन में ये बात आनी चाहिए कि ये शब्द कहाँ से बना। पहले हमें इसका परिचय कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जलोढ़ मृदा जो है वो बहुत बड़े क्षेत्र में पाई जाती है। 43% क्षेत्र पर उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वही तो भरण पोषण करा रहा है। जो अनाज की उपलब्धता कहाँ से हो रही है? इतने विशाल मैदानी क्षेत्र की वजह से हो रही है। तो इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। थोड़ा सा शाब्दिक परिचय कर लेना चाहिए। फिर NCERT की किताब में भी ही दिया हुआ है कि चूना भी पाया जाता है, फास्फोरस भी रहता है, पोटाश भी रहता है। तो थोड़ा सा रसायन शास्त्र का भी टच लेते हुए देख लेना चाहिए इनके गुणधर्म, कि ये जो तत्व पाए जाते हैं, यानी ये कंपाउंड पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है तो इसके क्या गुणधर्म है। चूने के मिट्टी में आ जाने की वजह से मिट्टी पर क्या असर पड़ता है? क्या उसकी उत्पादकता में कोई असर पड़ता है? उसकी क्वालिटी में असर पड़ता है? फास्फोरस के उपलब्ध होने से क्या असर आता है? तो जब हम ये देखेंगे, यानी सारी बातों को जान लेंगे, तब पता लगेगा कि जो एक प्लानिंग की जाती है, एक नेचर बनता है, तो उसमें प्लानिंग भी रहती है कि कैसे एक प्रकृति हर चीज़ को बनाती है। सही से गॉड के द्वारा बनाया जाता है, ईश्वर के द्वारा। तो सारी व्यवस्थाओं को निर्मित किया जाता है, तो उसको देख लेना चाहिए। तो देखें, जैसे हम जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ते हैं तो हमारा पढ़ने का ढंग सही होगा, तभी हमें सफलता कुछ अलग हट करके करना पड़ेगा। NCERT में जो तथ्य दिए हैं वो तो दिए ही हुए हैं, थोड़ा सा हमें और उसके अंदर खोजबीन करके भी देखना चाहिए। वहीं तक नहीं रह जाना चाहिए। इसी को खोजबीन वाला अप्रोच हम कह सकते हैं। तो देखें, जैसे जलोढ़ मृदा है तो जलोढ़ शब्द में एक तो जल शब्द आ जाता है पानी के लिए, और ये ऊढ़ या इसी का ओढ़ बन जाता है। ये क्रिया शब्द है। इसका मतलब हो जाता है धोना, ले जाना, बहाना। तो जल को, यानी जल के द्वारा मिट्टी को बहा करके लेके आना, इसीलिए जलोढ़ शब्द बन जाता है। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र से जो बर्फ़ जमी होती है, यानी पर्वत पर, इसको हिमनद कहते हैं। जैसे गंगा नदी निकल रही है गंगोत्री हिमनद से, यमुना नदी निकल रही है यमुनोत्री हिमनद से। तो बर्फ़ जो है पहाड़ों पर रहती है और वो पिघलती है। तो जब पानी पहाड़ की ढाल से नीचे आएगा तो बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ेगा, वो उसके टुकड़े लुढ़कते हुए नीचे आएंगे। फिर उसके बाद पानी उनको बहा के लेके जाएगा। छोटे छोटे महीन कण होते चले जाएंगे, और वही महीन कण जो है वो पानी के द्वारा ढो करके ले जाए जाते हैं। तो इसीलिए जलोढ़ मृदा पानी के द्वारा चट्टानी कणों को बहा करके डिपॉजिट कर दिए जाने पर ये बनती है, जिसको जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसीलिए यहाँ ऊढ़ शब्द आया है, जो ओढ़ बन जाता है जलोढ़, यानी जल के द्वारा बहा कर लाए गए चट्टानी कणों के पिंड, यानी मिट्टी उससे बनती है, उसका एक जमाव हो जाता है। अब ये तो हमने देख लिया, तो मानी सी बात है कि चट्टानी टुकड़े आएंगे तो उसमें खनिज पदार्थ भी होंगे। जैसे चूना भी होता है, क्योंकि चूने के भी पहाड़ हैं, तो चूना भी बह के आएगा पानी के साथ। उसी तरीके से पोटाश रहता है, उसके कंपाउंड हैं, फास्फोरस है, उसकी उपलब्धता है। तो इस तरह से मिट्टी पे क्या असर पड़ेगा हम देखेंगे। तो ये हमने देखा, लैटिन शब्द है एलुवियल सॉइल का लुएरे शब्द। लुएरे में ऐड जुड़ जाता है, ऐड माने द्वारा, और ये लुएरे का मतलब ये धोना बहाना होता है, या लावेरे, लैटिन शब्द से है लावेरे। तो ये लुएरे लावेरे, इसी से ऐड जुड़ जाता है, यानी द्वारा। तो इसका मतलब ही धोना बहाना है। तो जल के द्वारा धो करके बहा करके लाए गए मिट्टी के अंश वो डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, इसीलिए एलुवियल सॉइल है। तो ये हमने एक वो ज्ञान प्राप्त किया जो NCERT में शाब्दिक अर्थ और उसका अंग्रेजी वाला अर्थ नहीं दिया हुआ था। ये हमने अपना खुद तलाशा है, क्योंकि 43% क्षेत्र पर भारत में
जो मिट्टी पाई जा रही है तो अच्छी जानकारी होनी चाहिए शब्द के अर्थ पर भी। ये कोई पूछ ले कि जलोढ़ का क्या मतलब है तो हम बता सकें। तो ये हमने देख लिया। अब इसके अंदर रेत यानी बालू, सैंड ये भी मिलती है, सिल्ट भी है, क्ले भी है। तो ये तो हमने देख लिया उसका कि किस तरह से जलोढ़ मृदा का क्या अर्थ होता है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि इसमें पोटाश होता है, यानी अगर हम देखें तो कंपाउंड के तौर पर इसकी उपलब्धता होती है। केमिस्ट्री का जिनको ज्ञान है वो कंपाउंड के बारे में जानते हैं, जैसे पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सिलिकेट, पोटेशियम क्लोराइड। तो सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल में, जलोढ़ मृदा में पोटेशियम सिलिकेट होता है। बाकी के बहुत मामूली अंश हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पोटेशियम सिलिकेट ये कंपाउंड है, इसके ज़रिए पोटाश की उपलब्धता हो जाती है। अब हम ये देखें NCERT में लिख तो दिया गया कि पोटाश से समृद्ध होती है ये मृदा। तो थोड़ा सा पोटाश का देख लिया जाए क्या रोल है इसका, पोटेशियम सिलिकेट का। तो देखें पोटाश क्या करता है। मानी सी बात है कि पौधे जब उनकी वृद्धि होगी तो पौधे में क्या होता है, एक तो बीज वाला पार्ट है, एक फल वाला है, एक फूल वाला है, एक पौधे का तना है। तो उसमें क्या होता है, पोटाश क्या करता है, ये जो फल होता है, ये जो फूल होता है, इसको आने में मदद करता है ये। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फल भी और फूल भी ये आने में मदद करेगा। तो इसकी उपलब्धता से आप सोचे इतना बड़ा वैशाली मैदानी इलाका है और अनाज की उपलब्धता होगी, इतनी बड़ी आबादी का भरण पोषण होगा, तो इसलिए पोटाश बहुत सहायक हो जाता है, क्योंकि फल और फूल आने में मदद करता है। इसी तरीके से ये पोटाश जो होता है ये बीमारी को भगाता है मिट्टी से। मिट्टी के अंदर बहुत सारे रोग होते रहते हैं, उसकी गुणवत्ता गिरती है, तो मिट्टी से क्या करता है, उसकी बीमारी को दूर करता है मिट्टी की। साथ में जड़ जो होती है पौधे की उसको मजबूत बना देता है ये। जब जड़ मजबूत होगी तो पौधा स्वस्थ रहेगा, उसकी ग्रोथ होगी, उसकी वो गिरेगा नहीं, तो जड़ को मजबूत बनाता है। फिर ये जो पोटाश होता है ये पानी को रोकने, यानी पानी रोकने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ा देता है पोटाश। ये एंजाइम की क्रिया को बढ़ा देता है ये पोटाश, इसीलिए इसको उत्पादक तत्व कहा जाता है। क्योंकि अगर हम पोटेशियम सिलिकेट को देखें तो फेल्सफार और माइका इनके टूटने से बनता है ये पोटेशियम सिलिकेट। ये चट्टानी अंश टूट करके, यानी फेल्सफार और माइका इनके टूटने से ये पोटेशियम सिलिकेट जो है ये उपलब्ध हो जाता है जलोढ़ मृदा के अंदर। तो ये हमने देखा कि ये फल फूल उसको आने में मदद करता है, बीमारी को दूर करता है, जड़ को मजबूत बनाता है, पानी रोकने की क्षमता यानी रिटेंशन पावर ऑफ वाटर जो होता है यानी उसको बढ़ा देता है, रिटेंशन को मजबूत बनाता है, और एंजाइम की क्रिया को सक्रिय करता है, उसको अच्छा बना देता है। इसलिए उत्पादक तत्व इसी को पोटाश को कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं, ये तो हमने इतना देख लिया। पोटाश उसमें लिखा हुआ पोटाश से समृद्ध होती है मृदा, तो इसका रोल भी हमने देख लिया। फल फूल जड़ के बारे में, जड़ को मजबूत बनाता है और फल फूल उनको आने में मदद करता है। फास्फोरस को देखें, कैल्शियम फास्फेट के तौर पर, कंपाउंड के तौर पर फास्फोरस मिल जाता है। और अगर हम देखें तो ये जड़ की वृद्धि को बढ़ा देता है, वो तो जड़ को मजबूत करता है पोटाश, लेकिन इसका काम क्या है जड़ के मामले में, इसकी वृद्धि को बढ़ा देता है, जड़ की वो मजबूत करता है, तो इसको बढ़ाने का काम ये कर रहा है फास्फोरस जो है। फिर बीज और फल के विकास में ये मदद करता है, बीज के विकास और फल के विकास में मदद करता है ये। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के तौर पर ऊर्जा का स्रोत होता है ये फास्फोरस। इसी तरीके से मिट्टी की जो संरचना है, कंपोजिशन है, उसको सुधारने का काम फास्फोरस के द्वारा किया जाता है। मिट्टी की एक संरचना होती है, उसका कंपोजिशन होता है, संगठन, उसको ठीक करता है ये। इसी तरह से देखें मूल शक्ति बढ़ाने वाला तत्व तो कहा जाता है फास्फोरस को, मूल शक्ति होती है उसको बढ़ा देता है ये हमने फास्फोरस के बारे में यानी कैल्शियम फास्फेट के बारे में देख लिया। अब हम कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने के बारे में देख रहे हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कैल्शियम और कार्बन और ऑक्सीजन ये इनके कंपाउंड से, इनके एलिमेंट से मिलने से कंपाउंड के तौर पे ये निर्मित हो जाता है। यानी इसके अंदर कैल्शियम भी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन भी होता है और ऑक्सीजन भी है। अगर हम देखें ये चूना क्या करता है, चूना जो होता है मिट्टी की जो खटास होती है, अम्लीयता, एसिडिटी जिसको कहते हैं, हमारे पेट में भी अम्ल यानी गले की तरफ अम्ल बढ़ने लगता है, एसिडिटी हो जाती है बहुत ज़्यादा,
कभी कभी दवा लेनी पड़ती, कैप्सूल खाना पड़ता है। तो इस तरह से देखें मिट्टी के अंदर अम्लीयता बढ़ जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्षारीय होता है, एल्कलाइन होता है ये चूना। तो इसके वजह से मिट्टी की अम्लीयता उसकी एसिडिटी को कम कर देता है। जो एसिडिक नेचर होता है मिट्टी का उसको ये सुधार देता है, और ये जो पीएच मान होता है मिट्टी का उसको भी एकदम ऐसा एक्यूरेट बना देता है कि मिट्टी जो है वो उसमें यानी उसकी जो पौधों की ग्रोथ होती है वो सही होने लगती है। तो ये हमने देखा कि ये मिट्टी के अंदर अगर अम्लीयता है, एसिडिक नेचर है, तो उसको क्या करता है, क्योंकि एल्कलाइन होता है, थोड़ा क्षारीय होता है चूना, तो इसकी एसिडिक नेचर को ठीक कर देता है। इसकी जो संरचना होती है उसको सुधारता है चूना। और ये मानी सी बात है कि भुरभुरा कर देगा मिट्टी को, चूना भुरभुरा कर देता है मिट्टी को, हवा जाने लगती है, मिट्टी को हवा की उपलब्धता हो जाती है क्योंकि वो भुरभुरी हो जाती है। पानी की क्षमता रोकने की मिट्टी के अंदर बढ़ जाती है, नमी रहती है मिट्टी के अंदर, और ये सारी बातें खेती के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि जो अम्लीय मिट्टी हो जाती है उसको भी क्योंकि क्षारीय पक्ष जोड़ करके सुधार देता है, तो पौधे अच्छे उगने लगते हैं, जल धारण क्षमता से उसको बढ़ी जाती है। और जड़ जो होती है, जब ये भुरभुरी मिट्टी हो कर देता है चूना, तो जड़ जो होती है थोड़ा फैलती है, उसका विस्तार होता है जड़ों का। तो जड़ों पर देखिए किस तरह से पोटाश काम कर रहा है, उसकी जड़ को मजबूत बनाता है। और फिर अब फास्फोरस के बारे में देखिए, जड़ की वृद्धि को बढ़ा देता है। और चूना जो है वो जड़ों के फैलने में मदद करता है, क्योंकि मिट्टी को भुरभुरा कर देता है, पानी के रिटेंशन को, उसको नमी बनी रहती है मिट्टी के अंदर। तो ये सब कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होते हैं का सारे कार्य। अब हम थोड़ा देखें चूने के बारे में। और अम्लता तो सुधार ही देता है, भुरभुरी कर देता है, हवादार कर देता है, जड़ों के लिए अनुकूल है, फिर नमी धारण भी आ जाती है और ये क्षमता बढ़ा देता है। और मिट्टी के बहुत से रोग जो होते हैं चूने की वजह से वो भी कम हो जाते हैं। कुछ रोग होते रहते हैं और चूने की वजह से सारे रोग दूर होने लगते हैं। ये पीएच मान जो होता है 6.5 से 7.5 तक ये स्थिर कर देता है चूना। और फिर इसके वजह से क्या होता है कि फास्फोरस जो है वो घुलने लगता है और पौधों को ज़्यादा फास्फोरस उपलब्ध हो जाता है। तो इस तरह से चूने का बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। अब वहाँ पर इतनी 3 बातें लिखी तो हैं कि ये जो जलोढ़ मृदा होती है वो चूने यानी पोटाश और चूने से और फास्फोरस से समृद्ध होती है। इतनी बात लिख करके भाई सब कुछ लिखा नहीं जा सकता। तो हमारे ऊपर है कि हम देखें कि 43% एरिया में अगर ये उत्तर भारत का विशाल मैदान फैला हुआ है, तो हम फिर जांचे परखे देखें, थोड़ा सा खोजबीन करेंगे तभी सारी चीज़ें आपस में एक लिंक जुड़ेगा। तो इसलिए तैयारी करने का मतलब है कि हमें इस तरह से अपने मतलब तैयारी को इस तरह से करना है कि हमारे जहन में सारी बात रहे, हम उसका लिंक जोड़ सकें। जैसे अभी आपके सामने इसको जोड़ के दिखाया, ऐसे सामान्य रूप में चीज़ों को पढ़ा जा सकता है। लेकिन जब हम तैयारी कर रहे हैं एक अधिकारी बनने के लिए, तो उसके लिए हमारा अप्रोच थोड़ा सा कुछ अलग होना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा बातें भी हम जाने, NCERT में चीज़ें रहती हैं, लेकिन कुछ अतिरिक्त जानकारी भी उसी के आधार पर बेस पर पूछी जाती है, जो कहीं ना कहीं हमको विकिपीडिया दूसरी किताबों की सहायता से जानना होता है। तो हमारा अप्रोच थोड़ा सा पढ़ने का अलग होना चाहिए। जब अलग होगा तो फिर और जो बातें हैं वो सब हमारे जहन के अंदर चली जाएंगी, कोई उसमें बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम NCERT को बेस बनाएं और फिर उसमें जो चीज़ दी हुई है उस पर थोड़ा सा रिसर्च करें, खोजें। आजकल तो मोबाइल है, गूगल किया जा सकता है, बहुत कुछ देखा जा सकता है, बहुत सारी उपलब्धता है। तो हमारे खोज करने पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो अतिरिक्त जानकारी होगी, जिससे हमारा लेखन सही होगा। यानी हम फिर जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो हम आसानी से साथ लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कोशिश, ये प्रयास रहेगा कि जितने भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं वो अपने टारगेट को हिट कर सकें, उनको अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में सफलता मिले। तो एक प्रयास के तौर पर एक प्रयास किया गया है। और जब लोग सफल होंगे तभी तो समाज की सेवा कर सकते हैं, तो वो मदद करनी चाहिए। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, दूसरों तक पहुंचाएं भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।